हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है जो कि मैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो है वो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्रम जो है, आगमन का जो क्रम है, उसकी ट्रिक है एक PED, पेड दे फीस। पेड दे फीस, यहाँ पर P फॉर पुर्तगाल, E इंग्लैंड, D फॉर डच, दे फॉर डेनमार्क, और फीस मतलब फ्रांस के, स्वीडिश जो होते हैं। तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क और फ्रेंच। तो ये रहा पुर्तगाली जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पुर्तगाली भारत सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले ये कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है, जान लिया हम लोगों ने। और वास्को डिगामा, ठीक है, तो वास्को डिगामा के बारे में चलिए जानते हैं क्या है। वास्को डिगामा 3 बार भारत आए। 3 बार भारत आए। पहले 1498 में सबसे पहले आए थे, और दूसरी बार जब आए 1502 में, और फिर एक साल बाद 1503 में वापस चले गए। 1524 में आए थे पुर्तगाली गवर्नर बनके। 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आए थे, और कोचीन में ही भारत में इनकी मृत्यु हो गई। तो वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई? कोचीन में। और जब ये आए थे 1497 ईस्वी में, वास्को डिगामा जो वहाँ से चले, और फिर केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। 1498 में तब यहाँ पर जो है जयमुरिन नामक जो शासक थे, ब्राह्मण ने स्वागत किया था। जयमुरिन नामक ब्राह्मण शासक ने इनका स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। और 1487 में बार्थोलोम्यू डियास, और 1492 ईस्वी में इटली का कोलंबस ने स्पेन से यात्रा प्रारंभ की और अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अब वास्को डिगामा जब 1502 में भारत आए तब किस वंश का शासन था, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो लोदी वंश का शासन था। किसका था? वास्को डिगामा जब सेकेंड बार आए थे यहाँ पर 1502 में भारत आए थे, तब लोदी वंश का शासन था। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था पहला वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। कर्क मतलब वास्तविक है, नहीं है कोई तर्क। अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने छीना। और यहाँ पर पुर्तगाली सत्ता का मतलब की स्थापना की बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर, और मृत्यु जो है वो अल्बुकर्क की वो गोवा में ही हुई। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी, बाद में गोवा कर दी गई। पुर्तगालियों की देन है कपास, पपीता, शरीफा, अनानास, काजू, बादाम, अफीम, सुपारी, तंबाकू, लीची इत्यादि। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस भी है। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं लिखा है, प्रिंटिंग प्रेस भी है। तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है वो जहांगीर के शासनकाल में हुई, और तंबाकू पर प्रतिबंध जो लगाने वाला भी जहांगीर ही था। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में बम्बई तथा गोवा में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1556। प्रिंटिंग प्रेस में क्या करते? छापते हैं ना, छापते। तो 56 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनकी सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो पुर्तगालियों की थी वो कौन थी? कोचीन में थी, 1503 में, है ना। इनकी सबसे पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में
लगाई गई। फिर 1502 में कोन्नूर में लगाई गई। पुर्तगाली सर्वप्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी सबसे पहले कोचीन में बनाई और बाद में गोवा को बनाई, और अपनी व्यापारिक कोठी जो है वो भी सबसे पहले कोचीन में ही स्थापित की। व्यापारिक कोठी, राजधानी भी कोचीन को बनाई थी और अपनी व्यापारिक कोठी भी 1503 में कोचीन में ही स्थापित की थी। बाद में व्यापारिक कोठी 1502, मतलब इससे पहले 1502 में कन्नूर थी और 1503 में कोचीन थी। अच्छा, वास्को डी गामा जो दूसरी बार 1498 के बाद दूसरी बार 1502 में आया था वास्को डी गामा भारत, तो 1502 में आया तब व्यापारिक कोठी कन्नूर थी, और जब लौट गया तो 1503 में कोचीन थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली सर्वप्रथम यूरोपीय थी जिन्होंने हुगली पश्चिम बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, और भारत से सबसे आखिरी में जाने वाले यूरोपीय जो हैं वो 1961 में गए। 1961 में गोवा और दमन द्वीप छोड़कर जाने वाले पुर्तगाली थे। 1961 में गए गोवा छोड़कर। तो ये क्वेश्चन है, ये पुर्तगाली गोवा छोड़कर कब गए? 1961 में। गोवा और दमन द्वीप छोड़कर जाने वाले सबसे आखिर में वो पुर्तगाली थे। अब ये जो है डच के बारे में पढ़ेंगे। तो डच जो हैं इन्हें ये हॉलैंड के निवासी हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं। सबसे पहले विदेशी यात्री जो भारत छोड़ कर गए थे, सबसे पहले ये डच ही छोड़ कर गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। 1596 ईस्वी में डेहस्तमान नामक डच व्यापारी भारत आया था। 1596 ईस्वी में डेहस्तमान। और डच जो हैं वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किया था। संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किया। और डच की जो है वो आर्थिक राजधानी इनकी थी बम्बई, सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता, और आईटी राजधानी गुजरात थी। फिर डच जो है वो भारत में मसाले से ज़्यादा सूती वस्त्र पर ध्यान दिया डचों ने। तो डचों ने किस पर ध्यान दिया? मसाले से ज़्यादा सूती वस्त्रों पर ध्यान दिया, जबकि पुर्तगालियों ने मसालों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। और सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो इनकी है वो है मसूलीपट्टनम 1605 में खोली इन्होंने, और 1610 में पुलिकट में, कलकत्ता के पुलिकट में। तो सबसे पहली व्यापारिक कोठी इनकी कहाँ थी? पुर्तगालियों की जो थी वो कोचीन में थी। बाद में कोचीन में थी, उससे पहले कन्नूर में थी 1502 में। और इनकी जो व्यापारिक कोठी है वो मसूलीपट्टनम में है, डचों की मसूलीपट्टनम, जिसको कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी लिखा होता है। तो 1605 में खुली थी डचों की। फिर 1610 में पुलिकट में। बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी 1627 में पीपली और 1653 में चिंसुरा में खोली गई। बंगाल में अगर बात की जाए तो पहली व्यापारिक कोठी 1627 में पीपली और 1653 में चिंसुरा में खोली गई। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? बेदरा का युद्ध, ये पूछा जाता है। बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में हुआ। कब हुआ? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया। और ये बेदरा का युद्ध हुआ कहाँ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ था बेदरा का युद्ध। देखो बेदरा में भी बा है और पश्चिम बंगाल में भी बा है, तो बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया, 1559 में हुआ। और फिर 1795 में क्या हुआ? डच भारत छोड़कर चले गए। अब जो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, फिर जब 95 मतलब ये यूनिट डिजिट आगे आ गई, और यहाँ पर ये 5 जो है डेसिमल वाली वो यूनिट डिजिट के प्लेस पर आ गई, 95 हो गया। मतलब 1795 में डच भारत गए,
जबकि युद्ध हुआ था बेदरा का 1759 में। डच भले ही अंग्रेज़ों से पहले आए, डच भले ही अंग्रेज़ों से पहले आए, लेकिन डचों की व्यापारिक कोठी जो है 1602 में, जबकि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। डच भले ही अंग्रेज़ों से पहले आए, लेकिन डचों की व्यापारिक कोठी कब लगी? 1602 में लगी, जबकि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। इसीलिए कहीं कहीं क्रम है कि जो है वो, जैसे हमने अभी क्रम बताया, पेड दे फीस, तो वहाँ पर डचों से पहले इंग्लैंड आया ना, डच से पहले इंग्लैंड आया, इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और डच की जो है वो स्थापना हुई थी 1602 में। जबकि आए थे जो डच वो अंग्रेज़ों से पहले ज़रूर आए थे, लेकिन अपनी स्थापना जो है उनकी फैक्ट्री जो है व्यापारिक कोठी वो 1602 में लगी थी, इसीलिए क्रम में डच इंग्लैंड से पीछे है। यही बताने के लिए कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हो गई थी तो सबसे पहले अंग्रेज ही आए थे, अधिकार उन्होंने ही कर लिया था। अगला हम अब अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। तो रानी एलिजाबेथ की मदद से 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। 1608 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं, 1608 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट के राजदूत थे ये कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो है हेक्टर जहाज, किस जहाज से पूछा जाता है ये? हेक्टर रेड ड्रैगन हेक्टर जहाज से सूरत गुजरात बंदरगाह पर पहुंचा और जहांगीर से मिले। कहाँ मिले? जहांगीर से मिले। आगरा मिलने जो है आगरा गया। कौन गया? कैप्टन विलियम हॉकिंस। किससे मिले? जहांगीर से मिले। हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की? तुर्की भाषा में बात की। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और फारसी भाषा में लिखा हुआ पत्र दिया। जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक कोठी के लिए मंजूरी दी, लेकिन वहाँ पुर्तगालियों के विद्रोह से फिर हॉकिंस चला गया। पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया सूरत में कि व्यापारिक कोठी नहीं लगाने देंगे, तो हॉकिंस जो है वो चला गया था, जबकि जहांगीर ने तो अनुमति दे दी थी कि आप सूरत में व्यापारिक कोठी लगाइए। जहांगीर ने हॉकिंस को, अच्छा, जहांगीर जब मिलने आए तो हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी जहांगीर ने? इंग्लिश खां की। हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने। और 400 मनसब भी दिए। कैप्टन वेस्ट आया, पुर्तगालियों का अंत करने आया था कैप्टन वेस्ट। ये अंग्रेज़ था कैप्टन वेस्ट। ये किस लिए आया था? पुर्तगालियों का अंत करने आया था। और 1615 में एक और व्यक्ति आया, टॉमस रो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर आए थे। और ये जो टॉमस रो हैं वो जहांगीर को अपनी बग्गी उपहार में दी थी। तो पूछा जाए कि जहांगीर को अपनी बग्गी उपहार में किसने दी थी? टॉमस रो ने दी थी। किसने दी? 1615 में जो आए थे टॉमस रो ने दी थी। और ये जो टॉमस रो हैं ये भारत में 3 साल तक रहे। कहाँ कहाँ रहे? मांड, इलाहाबाद और अजमेर में ये गवर्नर बन के रहे। सोलह 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आए, सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। इससे पहले हेक्टर मुनरो वो जो हैं विलियम हॉकिंस जो हैं वो हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है। और सर टॉमस रो जो हैं वो 1615 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुँचे और जहांगीर से ये भी मिलने अजमेर गए थे। टॉमस रो ने जहांगीर को अपनी बग्गी उपहार में दी थी। और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह, कौन है ये ब्रिटिश सम्राट? चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी। पुर्तगाल इसीलिए बने रहे क्योंकि लास्ट तक बने रहे क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, इसीलिए ये भागे नहीं और ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये पुर्तगाली जो थे बहुत ही
ढीठ किस्म के थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने चाल चली और इनके साथ जो है वैवाहिक संबंध बिठाए। फिर इस तरह जो है इनकी चीज़ें हड़पना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1661 में सम्राट चार्ल्स सेकंड जो हैं उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और संपूर्ण किस पे, बम्बई और अंग्रेज़ों को, मतलब जो संपूर्ण बम्बई है वो अंग्रेज़ों को दहेज में मिल गई। इस तरह वैवाहिक संबंध स्थापित करके, भाई लड़ाई झगड़े से नहीं मानोगे तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, प्यार से मानोगे। तो यही है कि इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह कर लिया और जो है पुर्तगालियों ने संपूर्ण जो बम्बई है वो दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया। फिर 1717 में ये इम्पॉर्टेंट है, सन 1717 में फ़र्रुखसियर शाह बेखबर, ये भी कहा जाता है शाह बेखबर किसे कहा जाता है, तो ये फ़र्रुखसियर को कहा जाता है ये। ठीक है, मुग़ल सम्राट है फ़र्रुखसियर। 1717 ईस्वी में फ़र्रुखसियर शाह बेखबर के शासनकाल में कौन आया था, जॉन सुरमन आया था, सुरमन। ठीक है, तो जॉन सुरमन मिशन आया था जिसके साथ जॉन सुरमन मिशन आया था, जिसके साथ कौन आया, डॉक्टर कौन सा था, हैमिल्टन डॉक्टर आए थे। जॉन सुरमन मिशन ये नाम है, जॉन सुरमन मिशन। इनके साथ कौन आया, हैमिल्टन डॉक्टर आए थे। ठीक है, तो बिना चुंगी करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज़ों को अनियमित व्यापार की रियायत दे दी। फ़र्रुखसियर ने बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो है फ़र्रुखसियर ने, ये तो शाह बेखबर इसीलिए इनका नाम रखा गया, अच्छा नाम है। इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज़ों को अनियमित व्यापार की रियायत दे दी थी बिना चुंगी करके। 1948 में अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए थे, तो पता है 1948 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी जो है ये 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में थी। डचों की भी मसूलीपट्टनम में थी। 12 में सूरत में स्थापित की, 33 में उड़ीसा में स्थापित की और 39 में मद्रास में और 51 में हुगली में। हर यहाँ पर इन जगहों पर इन्होंने, अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित की। सोलह सौ 40 में फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की, तो द्रास डे या तो मद्रास फ्रांस यहाँ भी रहा है, वहाँ भी रहा है। तो मद्रास की स्थापना 1640 में फ्रांसिस डे ने की थी और 1667 में गैरोल्ड अंगियार ने बम्बई की स्थापना की। 1667 ईस्वी में गैरोल्ड अंगियार ने बम्बई की स्थापना की और 1692 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। पूछा गया है 1692 में जॉब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की और कलकत्ता में फोर्ट विलियम मतलब किला जो है उसकी स्थापना की। जॉब चारनॉक नहीं, फोर्ट विलियम किला जो है वो कलकत्ता में है, ये लिखा गया है। और कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनॉक ने 1692 में की थी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठियाँ। 1611 में मसूलीपट्टनम, 11-12 मसूली सूरत, यहाँ पे सू है, यहाँ पे सू है, तो 11-12 में मसूलीपट्टनम सूरत और 33-39 में उड़ीसा मद्रास। उड़ीसा में भी सा है और मद्रास में भी लास्ट में सा है, तो उड़ीसा मद्रास 33 और 39। 51 हुगली, 51 में हुगली। अब आगे हम लोग डेनिस का देखते हैं। क्रम क्या था, पेड दे फीस, तो हम लोगों ने पुर्तगालियों को देखा, अंग्रेज़ों को देखा, डचों को देखा। अब दे को देखेंगे, दे को मतलब डेनिश को, किसको, डेनिश, डेनमार्क। तो 1616 में भारत आए थे। कब आए थे डेनिस, ये आए थे 1616 में। और सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो थी वो 1620 में तंजौर के त्रावणकोर में खुली थी इनकी। कहाँ पर, तंजौर के त्रावणकोर में 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री खोली गई। दूसरी व्यापारिक कोठी जो है वो पश्चिम बंगाल श्री रामपुर में। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो है वो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो वो सूरत बोला जाएगा, यहाँ पर लिखा ज़रूर है 1611 में मसूलीपट्टनम,
लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहली कहाँ, तो ये मान्य क्वेश्चन में मान्यता यही है सूरत की। तो यहाँ पर डेनिस जो है 1616 में आए और पहली व्यापारी कोठी 1620 में तंजौर के ट्रावनकोर में खुली थी। दूसरी व्यापारी कोठी पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में, और 1745 में जो डेनिस हैं वो भारत से वापस चले गए थे। और डच इससे पहले जो है डी फॉर डच जो है वो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, और फिर 1795 में भारत छोड़कर चले गए थे, है ना। अंग्रेज़ तो 1948 में भारत छोड़कर चले गए थे। पुर्तगाली तो लास्ट में जाएंगे। और यहाँ पर डेनिस जो है, डेनिस वो 1745 में जाएंगे। 1745 में डेनिस जो है भारत से वापस चले गए थे। इनके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं जो कि परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो। अगले आए फीस से फ्रांसीसी। फीस से फ्रांसीसी। तो भारत में आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय थे, कौन थे? फ्रांसीसी थे अंतिम यूरोपीय। और लुई 14 जो है, लुई 14 का मंत्री कोलबर्ट की सहायता से 1664 में फ्रांसीसी भारत आए थे। तो लुई 14 का मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट की सहायता से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। और इनकी भारत में पहली व्यापारी कोठी सूरत में लगी थी। कहाँ लगी थी? यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की भी सूरत, वैसे तो मसूलीपट्टनम में 1911 में लगाई, सॉरी 1511 है ना, 1611 में मसूलीपट्टनम, 1612 में सूरत अंग्रेज़ों ने लगाई थी। और यहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसियों ने सूरत में कब लगाई? 1668 में। अंग्रेज़ों ने 1612 में और इन्होंने 1668 में सूरत में लगाई। और फ्रांसीसियों की दूसरी जो है वो मसूलीपट्टनम में 1 साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी लगाई गई। फिर है 1674 में शेर खां लोदी ने मार्टिन को एक गांव दिया। 1674 में शेर खां लोदी, कौन? शेर खां लोदी ने मार्टिन को एक गांव दिया, जिसको आधार बनाकर मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने की? मार्टिन ने। मार्टिन जो है वो फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मार्टिन फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1693 में डचों ने, जो डच हैं, डचों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार बनाया 1693 में, जिससे 1697 में, क्योंकि भाई ये गए थे, जो डच है वो छोड़ कर गए थे 1695 में, है ना। 1695 में भारत छोड़ कर गए थे। तो 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार बनाया था, जिससे 1697 में रिजविक संधि हुई थी। तो ये रिजविक संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। रिजविक संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। रिजविक संधि हुई और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिला। तो रिजविक संधि जो है भाई वो फ्रांसीसी और किसके बीच? डचों के बीच। फ्रांसीसी और डचों के बीच हुई थी रिजविक संधि। किसके लिए? पांडिचेरी के लिए। रिजविक संधि, रिजविक संधि जो हुई वो कब हुई? वो 1697 में हुई। 1697 में, 1697 में रिजविक संधि हुई, जिसमें जो किसके बीच हुई? फ्रांसीसियों और डचों के बीच हुई। किसके लिए? पांडिचेरी के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर 1697 में रिजविक संधि हुई और फिर 1701 में फ्रांसीसियों ने मुख्यालय बना लिया पांडिचेरी को। ओके, तो पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर रिजविक संधि हुई थी। अब यहाँ पर मुख्यालय, मुख्यालय अपना अंग्रेज़ों ने बम्बई को बनाया था और डच ने चिंसुरा को बनाया था मुख्यालय। पुर्तगालियों ने गोवा को बनाया था और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को बनाया था। चलिए, पुर्तगाली के लिए गोवा और फ्रांसीसी के लिए पांडिचेरी तो महत्वपूर्ण था, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। और डच का क्या है? डच का है चिंसुरा। डच का मुख्यालय चिंसुरा है, अंग्रेज़ों का बम्बई है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या लिखा है? पुर्तगाली कब भारत छोड़ कर गए? ये नहीं, कब आए, ये है कि कब आए। तो
तो 1498 में आए पुर्तगाली, वास्को डी गामा आए थे 1498 में, ये तो पता है। डच कब आए? 1596 में आए डच। और यहाँ पर अंग्रेज कब आए? 1608 में। इससे पहले 1608 में तो आए, लेकिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, है ना। 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना हो गई थी। और डच जो हैं उससे पहले तो आए थे, 1596 में आ तो गए, लेकिन इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी जो है वो 1602 में स्थापित की थी। इसीलिए इनका क्रम जो है वो अंग्रेजों के बाद मिलता है। डेनिस 1616 में, डेनिस 1616 में आए, अंग्रेज 1608 में आए और डेनिस 1616 में आए। ये जो है मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। डेनिस जो है 1616 में आए और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। अब 1720 के बाद लीनो और ड्यूमा आए, जिन्होंने 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे, 1739 में कराइकल पर अधिकार कर लिया। किसने? लीनो और ड्यूमा ने। मॉरिशस, माहे, कराइकल, इन पर अधिकार कर लिया 1721, 24 और 1739 में आए थे। फ्रांसीसी के जो लास्ट 3 गवर्नर थे वो थे डुप्ले, गोडेहू, काउंट डी लाली, डुप्ले, गोडेहू, काउंट डी लाली, डुप्ले, गोडेहू, काउंट डी लाली। तो ये जो डुप्ले हैं इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। अब ये गोडेहू और काउंट डी लाली की क्या भूमिका है, ये किस लिए यहाँ पर लिखे गए हैं लास्ट के 3 गवर्नर, ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो कर्नाटक के युद्ध हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको देखते हैं, इसमें कौन सी संधि हुई, कौन सा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, किन के बीच हुआ, चलिए देखते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध जो है पहला वो 1746 से 48 में हुआ था। 1746 से 48 में हुआ था पहला युद्ध। और कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए कर्नाटक का युद्ध हुआ। और डुप्ले, ये जो डुप्ले हैं फ्रांसीसी लास्ट गवर्नर, डुप्ले के सेनापति पैराडाइज वर्सेस किसके बीच? डुप्ले के सेनापति पैराडाइज और मफूस खां जो सेंट थॉमस नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था ये कर्नाटक का पहला युद्ध? सेंट थॉमस नामक स्थान पर हुआ था, मफूस खां के बीच, डुप्ले के सेनापति पैराडाइज और मफूस खां के बीच। और यहाँ पर संधि कौन सी हुई थी? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ ये पहला युद्ध। और संधि हुई ए ला सापला संधि, ए ला सापल संधि, ए ला सापल संधि। कौन सी संधि? ए ला सापला या सापल संधि। और यहाँ पर फ्रांसीसियों को लुइस वर्ग जो है वो फ्रांसीसी को मिला, और मद्रास जो है मद्रास वो अंग्रेज़ों को मिला था। लुइस वर्ग किसको मिला? फ्रांसीसी को मिला, और मद्रास अंग्रेज़ों को मिला। तो किसके उत्तराधिकार के लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में, 1746-48 में कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए डुप्ले के सेनापति पैराडाइज और मफूस खां के बीच सेंट थॉमस नामक स्थान पर हुआ। और ख़त्म किस पे हुआ? ए ला सापल संधि पर। लुइस वर्ग जो किसको मिला? वो फ्रांसीसियों को मिला। मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों को मिला। ठीक है, ये रहा कर्नाटक का प्रथम युद्ध। फिर है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748, वहाँ पर 1746-48 में पहला युद्ध हो चुका है, एला सापल संधि के द्वारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और यहाँ लुइस वर्ग फ्रांसीसियों को मिला, मद्रास अंग्रेज़ों को मिला था। अब फिर 48 से 54 के बीच हुआ, 1748 से 54 के बीच हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ये हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है वो किसके बीच हुआ? 2 जगह हुआ, हैदराबाद में और कर्नाटक में। तो हैदराबाद में नासिर जंग और किसके बीच? मुजफ्फर जंग के बीच। तो नासिर जंग का जो समर्थन है वो अंग्रेज कर रहे थे, और मुजफ्फर जंग का समर्थन जो है वो फ्रांसीसी कर रहे थे।
था ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही, लेकिन समर्थन में था। आगे किसी और को लड़ा रहे थे। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में जंग हो रही थी, जंग, दो लोगों के बीच जंग। नासिर जंग और इधर मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर में फा आ रहा है ना, मुजफ्फर में फा आ रहा है, फा मतलब इनका समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। और नासिर सर है ना, सर, तो ये अंग्रेज लोग कर रहे थे इनका समर्थन। फिर कर्नाटक में, ये तो हैदराबाद में हुआ था, कर्नाटक में किसके बीच? अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे और यहाँ चंदा साहब का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। चंदा साहब का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे, ठीक है। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच हुआ, नासिर जंग मुजफ्फर जंग के बीच हुआ। मेनली ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था, ये पता होना चाहिए। और 1748 और 54 में हुआ था, सन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1749 में 48 और 54 के बीच में जो मेन पॉइंट हैं वो देखते हैं। 3 अगस्त 1749 में आम्बू का युद्ध, अनवरुद्दीन की हत्या और कर्नाटक का नवाब कौन बना? चंदा साहब बना। ये देखो, ये जो चंदा साहब वो अनवरुद्दीन हैं, ये 1749 में क्या हुआ कि आम्बू का युद्ध हुआ इनके बीच। और आम्बू स्थान पर हुआ होगा, आम्बू का युद्ध हुआ और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। और जो है कर्नाटक का नवाब कौन बना? कर्नाटक में हो रहा था कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, तो कर्नाटक का नवाब जो है ये चंदा साहब बन गया था। और 1751 में क्लाइव ने आरकाट पर प्रसिद्ध घेरा डाला था, आरकाट पर 1751 में, ठीक है। तो 48 से 54 के बीच में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1751 में क्लाइव ने आरकाट पर प्रसिद्ध डेरा डाला। फिर है 1754 में क्या हुआ? कौन सी संधि के द्वारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वो समाप्त हुआ? वो पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि द्वारा। डुप्ले चला गया। कौन चला गया? पुर्तगाल, जो फ्रांसीसी का अंतिम जो गवर्नर था प्रसिद्ध, वो डुप्ले चला गया, ठीक है। 3 हम लोगों ने पढ़े थे पांडिचेरी के, वो फ्रांसीसियों के गवर्नर लास्ट में। तो डुप्ले चला गया, फिर कौन आया? गोडेहू आया और इसने अंग्रेजों के साथ, गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि की थी। किस गवर्नर ने की थी? गोडेहू ने, पांडिचेरी। देखो पांडिचेरी में डा आता है ना, पांडिचेरी में डा आता है, गोडेहू में भी बीच में डा आता है। तो पांडिचेरी की संधि गोडेहू ने कराई थी अंग्रेजों के बीच। और कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध है जो कि 1748 से 54 के बीच में हुआ, वो समाप्त हो गया पांडिचेरी की संधि से। और पहला वाला एला सापल की संधि से। कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखते हैं। तो ये जो है वो दूसरा वाला 54 में समाप्त हो गया था, 54 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। 2 साल बाद 56 से 63 ये कब चला कर्नाटक का तीसरा युद्ध? ये तीसरा युद्ध चला, देखो 3 के मल्टीपल हैं ये, 6 और 3, है ना, 3 और 6। तो यहाँ पर 1756 और 63, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है थर्ड युद्ध की? 6 और 3। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 में हुआ था। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ। अंत जो है 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। किसकी संधि से? पहला वाला एला सापल की संधि, दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि, तीसरा युद्ध 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। किसके द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। फिर 1760 में काउंट डी लाली हम लोगों ने, फ्रांसीसी जो अंतिम 3 गवर्नर थे, डुप्ले, गोडेहू, काउंट डी लाली। तो गोडेहू की भूमिका कहाँ देखी हम लोगों ने? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। और डुप्ले की भूमिका हम लोगों ने कहाँ देखी? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। और जो तीसरे थे काउंट डी लाली, वो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में आए थे। तो 1760 में हुआ कौन सा युद्ध? ये वांडीवास का युद्ध बहुत पूछा जाता है। इसके बीच हुआ जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध। 1760 में काउंट डी लाली और आयरकूट के बीच हुआ था ये वांडीवास का युद्ध। काउंट डी लाली और आयरकूट मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1760 में वांडीवास। फिर अब यहाँ पर वांडीवास है ना, तो यहाँ पर देखो वांडीवास कैसे लिखा है, आगे वाह है, आगे वाह है मतलब इसको 6 बना दो,
और फिर यहाँ पर देखो अड़ा है, अड़ा वो ऐसे बना है आधा, तो उसके आगे जीरो लगा दो, है ना। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, काउंट डीलाली वर्सेस आयरकूट, और भारत में औपनिवेश का अंत हो गया। औपनिवेश थे ये लोग, औपनिवेश स्थापित कर रहे थे। औपनिवेश का मतलब है कॉलोनी स्थापित करना, अपनी कोई विदेशी देश का जो है आए और अपने भारत में कॉलोनी स्थापित करे, मतलब अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना मुख्यालय बनाए और यहाँ पर जो है यहाँ से कच्चा माल ले जाए, अपने देश में उद्योगों में यूज़ करे। और यहाँ तो इसे बोलते हैं कि इन लोगों का मतलब यहाँ पर स्थापना थी और भारत इन लोगों का उपनिवेश था। और जो है भारत 200 साल तक अंग्रेज़ों का उपनिवेश बना रहा है। 1954 में फ्रांसीसी भारत से चले गए। कब गए भाई? ये 1954 में गए। 1947 में कहाँ हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1948 में जो है वो चले गए थे अंग्रेज़, और यहाँ पर 1954 में गए हैं ये फ्रांसीसी भारत से चले गए हैं। भारत में आने वाले पुर्तगाली, ये लिखा है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। और सबसे पहले आने वाले यहाँ पर डच और ब्रिटिश में थोड़ा सा मतभेद है। किस चीज़ का मतभेद है ये हमने बताया कि सबसे पहले फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ब्रिटिश की 1600 में स्थापित हो गई थी, जबकि डच जो है ये 1559 में आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1602 में स्थापित की थी। इसीलिए क्रम में जो आगमन का क्रम है वो कहीं पर डी आगे रहता है, कहीं पर ई आगे रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मान्यता है ई की, आगे जो है वो पेड दे फीस की ही है। फिर सबसे पहले जाने वाले का क्रम है डेनिस, दे, डी, ई, एफ, पी। यहाँ पर तो पी, ई, डी, पेड, ये देखो यहाँ पर पी है, लास्ट से क्रम बना पी, ई, डी। पेड को एफ ने तोड़ दिया बीच में आके, जो सबसे लास्ट में था वो दूसरे स्थान पर आ गया, है ना, दूसरे स्थान पर आ गया। तो पी, एफ, ई, डी, दे। तो सबसे पहले तो डेनिस गए थे, डेनिस गए, सबसे पहले डेनिस गए, और फिर डच गए, ये डा वाले पहले गए। तो जिनका सबसे बड़ा नाम था डेनिश लिखा है, सॉरी, डेनिस, ये डेनिस वाले गए, फिर डच गए, फिर अंग्रेज गए, फिर फ्रांसीसी गए, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए, ठीक है। अब यहाँ से प्लासी का युद्ध स्टार्ट होगा। बाकी आगे बंगाल का जो भी है, जो इलाहाबाद की संधियाँ हैं, प्लासी का युद्ध है और ब्लैक होल की घटना है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी भारत में औपनिवेश चल रहा था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।